हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शन और सिग्नम फंक्शन को कर लिया था, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि अगले क्लास में हम रेशनल फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? रेशनल फंक्शन। तो हेडिंग डालिए रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन, चलिए आइए देखते हैं रेशनल। देखिए रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो रेशनल फंक्शन किस टाइप का होता है पहले तो वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड अपीयरेंस रेशनल फंक्शन का सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो फंक्शन ऑफ द टाइप f of x is equals to p of x upon q of x, where q of x not equals to 0 and q of x and p of x are polynomial function is known as rational function, is known as rational function, is known as rational function, ठीक है। देखिए इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का, ठीक है। किस टाइप का? पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का जो भी फंक्शन होता है ना वो क्या होता है? रेशनल फंक्शन। और डिनोमिनेटर में q ऑफ x तो ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। साथ साथ ये भी इंक्लूड कर लीजिए। अब देखिए तो अब अगर एग्जांपल देखना चाहें तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 1। देखिए पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, लीनियर भी तो एक पॉलिनोमियल ही होता है, तो लीनियर अपॉन लीनियर। इसी तरह f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1, या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप के, ठीक है, उन सारे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शन, ठीक है। अब रेशनल फंक्शन के हम डोमेन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डोमेन हम कैसे निकालते हैं किसी भी रेशनल फंक्शन का? डोमेन ऑफ रेशनल फंक्शन, तो देखिए कोई भी फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x अपॉन q ऑफ x टाइप का, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो देखिए ये पहला नंबर x का हर एक रियल नंबर लेगा, ठीक है, सिर्फ उनको छोड़ के जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। x का हर एक रियल वैल्यू लेगा सिर्फ उसको छोड़ के जिसके लिए डिनोमिनेटर 0, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है, all real number except those x for which q of x is equals to 0, ठीक है। इसका फंक्शन डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन हो जाएगा all real number except those x for which q of x is equals to 0, ठीक है। तो डोमेन इसका कैसे हम निकालेंगे? क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जैसे इसी फंक्शन का आप डोमेन बोलिए, ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा? इसका देखिए डोमेन में यहां लिखता हूं, देखिए तो डोमेन क्या? हर एक x जो है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट कौन सा? इसका डोमेन हर एक रियल नंबर होगा एक्सेप्ट कौन सा नंबर? जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ठीक है। 3x प्लस 1 0 कब होगा? जब x माइनस 1/3, ठीक है। तो x डोमेन में x का ऑल रियल वैल्यू लेना है सिर्फ माइनस 1/3 को छोड़ के, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, ठीक है,
तो इसका भी डोमेन हर एक रियल नंबर होगा सिर्फ उन x को छोड़ के जिसके लिए क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसी भी x के वैल्यू के लिए निगेटिव नहीं आ सकता, सॉरी जीरो नहीं आ सकता है, किसी भी x के रियल वैल्यू के लिए जीरो जीरो आ सकता है, जीरो आ सकता है। क्या लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, निगेटिव नहीं आ सकता। हाँ, डिनोमिनेटर जीरो तो हो सकता है। अब डिनोमिनेटर जीरो कब हो सकता है? तो x इज इक्वल्स टू -1 के लिए, ठीक है। तो डोमेन में हर एक रियल नंबर होगा सिर्फ किसको छोड़ के? -1 को छोड़ के, क्योंकि -1 पे क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर जीरो। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -1। अब इसी का अगर हमें डोमेन फाइंड करना हो, ठीक है, ये थर्ड वाला जो है, तो इसका डोमेन क्या? हर एक रियल नंबर होगा सिर्फ किसको छोड़ के? -1/2 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि -1/2 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -1/2, ठीक है। अब अगर इसके डोमेन की हम बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसका भी डोमेन हर एक रियल नंबर एक्सेप्ट जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो डोमेन x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट कौन सा नंबर? तो देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो के इक्वल कब होगा? तो सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो रहा है? 9 माइनस 4 इंटू 9। देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्या ये कभी जीरो के इक्वल आ सकता है? कभी नहीं आएगा जीरो के इक्वल, कभी ये जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रियल रूट आएगा ही नहीं। तो एक इसका क्या हो जाएगा? डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी आप देख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 3x लिखा हुआ है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपको चेक करना आता है क्वाड्रेटिक, तो आप लोग पढ़ ही क्या लोगे। अगर 11th का बच्चा होता तो किसी और तरीके से मैं समझाता इसको, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कि ये कभी जीरो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका कोई रियल रूट आएगा ही नहीं। चलिए, तो अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के रेशनल फंक्शन का हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम रेंज फाइंड करना सिखाएंगे। डोमेन तो बहुत आसानी से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डोमेन फाइंड करना। अब रेंज पर हम बात करेंगे, इसको नोट कीजिए। अब देखिए कुछ रेशनल फंक्शन है जिनका हम एक एक करके रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिएगा रेंज फाइंड करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले देखिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है, कि लीनियर अपॉन लीनियर, जब भी लीनियर अपॉन लीनियर हो, ठीक है, हम रेंज किसका किसका निकालना फाइंड करेंगे। सोचिए, लीनियर अपॉन लीनियर इसका सीखेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ये जैसे ही आप सीखोगे ना तो ये सब भी सीख जाओगे, ठीक है, देखते जाओ। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर एंड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो देखिए हम इन चार टाइप्स के रेशनल फंक्शन का रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है, इन चार टाइप्स का, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले तो हम इस टाइप का सीखेंगे, ठीक है, और बाकी ये तीन, ये और ये, ठीक है, इन तीनों को
के रेंज को निकालने का तरीका एक ही है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको निकालने का तरीका बताऊंगा, आप इसको और इसको दोनों का को निकालना अपने आप ही सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि तरीका सेम ही है। समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं, लीनियर अपॉन लीनियर वाले केस से, ठीक है। चलिए आइए देखिए, पहला जो है y इक्वल्स टू x माइनस 4/x-1, ठीक है। क्या करो कि इस टाइप के रेशनल फंक्शन को के रेंज को निकालने का तरीका है कि ये y x के टर्म्स में लिखा हुआ है ना, अब x को y के टर्म्स में लिख लो, ठीक है, और फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y निकाल लो। जैसे यहां से हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x निकाल सकते हैं ना, कि इस फंक्शन, जैसे देखिए हम यहां से x का पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए x का हर एक रियल नंबर पॉसिबल है 1 को छोड़ के, क्यों? क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो x का जैसे हम पॉसिबल वैल्यू निकाल रहे हैं उसी तरह हम y का पॉसिबल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और हमारा रेंज आ जाएगा। जैसे देखिए कैसे, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, yx माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 4। अब x को इधर ले आइए तो yx माइनस x इक्वल्स टू y माइनस 4, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, y माइनस 4 अपॉन y माइनस 1। अब यहां से देखिए कि y का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है जिसके लिए x रियल है, तो y का यहाँ पे हर एक रियल नंबर, यहाँ पे y हर एक रियल वैल्यू लेगा जिसके लिए x रियल है सिर्फ 1 को छोड़ के, ठीक है, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो y का जो पॉसिबल वैल्यू है यही हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। हमने क्या निकाला, यहाँ पे y का पॉसिबल वैल्यू निकाला जिसके लिए क्या हो, x रियल हो, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में रेंज निकालने का सबसे मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है, कि y के पॉसिबल वैल्यू के लिए x रियल आ रहा है, ठीक है, y के उन पॉसिबल वैल्यूज को निकालना पड़ता है जिसके लिए x रियल हो, ठीक है, और वही हमारा रेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि y के कौन कौन से वैल्यू के लिए x रियल आ रहा है, तो y के हर एक रियल नंबर के लिए x रियल आ रहा है 1 को छोड़ के, तो y का पॉसिबल वैल्यू आ गया, और यही हमारा क्या हो गया, रेंज, क्योंकि y का वैल्यू ही तो फाइंड करना रेंज कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका रेंज को, एक ट्रिक सीखिए, ठीक है। ऐसे लीनियर अपॉन लीनियर, जब भी लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का रेशनल फंक्शन हो तो उनके रेंज को निकालने का एक ट्रिक सीखिए, ठीक है। x के ऊपर वाले x के कोफिशिएंट, ठीक है, ट्रिक, रेंज को निकालने का तरीका सीखिए। ऑल रियल नंबर लिख दीजिए, लीनियर अपॉन लीनियर के रेंज को निकालने का तरीका का ट्रिक, मतलब डायरेक्ट तरीका देखिए, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप में निकाल लोगे, ठीक है। जब भी आपका क्या हो, लीनियर अपॉन लीनियर, ठीक है, तो इस केस में रेंज जो होगा आपका, रेंज क्या हो जाएगा, ऐसे ऑल रियल नंबर माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। लीनियर अपॉन लीनियर टाइप के रेशनल फंक्शन के रेंज को निकालने का क्या तरीका, ऑल रियल नंबर माइनस, ठीक है। अब इसमें भी आप अप्लाई करके देख सकते हो, ऑल रियल नंबर माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले में इसको डायरेक्ट अप्लाई करके निकालो, क्योंकि अगला वाला भी क्या है आपका, लीनियर अपॉन लीनियर ही है। तो सेकंड वाले में देखिए क्या है, y इक्वल्स टू 2 माइनस x अपॉन x प्लस 1। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ट्रिक से डायरेक्ट देखिए, रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ न्यूमरेटर, क्या है, x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में -1, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तो वही आएगा, ठीक है, आप करके भी देख लो, yx प्लस y इक्वल्स टू 2 माइनस x, ठीक है। अब x को इधर ले आओ तो y प्लस 1 टाइम्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस y, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 माइनस y अपॉन y प्लस 1, ठीक है। तो यहां से y का पॉसिबल वैल्यू क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1,
ठीक है। तो रेंज को निकालने का क्या तरीका, y का वो पॉसिबल वैल्यू निकालिए जिसके लिए x क्या है, रियल है। ठीक है, ये लॉजिक हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, भले ही इनका तरीका अलग हो, ठीक है, इन चारों के रेंज को फाइंड करने का तरीका अलग हो, ठीक है, लेकिन लॉजिक हम यही वाला वहां भी यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब देखिए तीसरा वाला जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या है तीसरा वाला, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अब देखिए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के केस में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, रेशनल फंक्शन का रेंज निकालना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में भी सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए यहां पर मैं फिर से सिखाता हूं। देखिए ऐसे फंक्शन के रेंज को निकालने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है, स्टेप वाइज मैं लिखते जा रहा हूं। स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए पहले स्टेप को लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आइए दूसरे पे स्टेप पे, स्टेप 2 मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है, अब x में क्वाड्रेटिक बनाइए, तो x में क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर को इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, y माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 टाइम्स x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिए हमने x में क्वाड्रेटिक बना लिया। ठीक है, तो यहां से अब देखिए दो पॉसिबिलिटी है, एक जब y 1 के इक्वल हो जाए और दूसरा y नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो जब y 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये एक लीनियर बन जाएगा, ये एक लीनियर फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये लीनियर फंक्शन। और लीनियर में भी क्या, 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब y 1 के इक्वल होगा तो x क्या आएगा, 0। ठीक है, तो क्या y इज इक्वल्स टू 1 रेंज में इंक्लूड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू 1 के लिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, रियल। और हमने लीनियर अपॉन लीनियर में भी लॉजिक क्या यूज किया था कि y के हम उन वैल्यूज को रेंज में इंक्लूड करते हैं जिसके लिए x क्या है, रियल। y इज इक्वल्स टू 1 के लिए यहां भी x रियल आ रहा है, तो y इज इक्वल्स टू 1 को हम रेंज में इंक्लूड करेंगे। समझते जाइए, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, जब y नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तब क्या है, ये क्वाड्रेटिक बन गया। y जब 1 के इक्वल नहीं होगा तब क्या, ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक में x का वैल्यू रियल कब आएगा, y के किन वैल्यूज के लिए x का वैल्यू रियल आएगा, तो y के उन वैल्यूज के लिए x का वैल्यू रियल आएगा जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने पर y का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वही आपका रेंज होगा। क्यों, क्योंकि y के उन वैल्यूज के लिए x रियल आ रहा है और जिन y के वैल्यूज के लिए x रियल आता है y का वो वैल्यू हम रेंज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहां से जो रेंज आएगा y का वैल्यू आएगा उसको तो रेंज में रखना है, साथ ही साथ यहां से भी जो आएगा उसको इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, यहां से जो आया उसको इंक्लूड कर लेना है। अब चलिए y नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स
y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, यानी कि y माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए यहां से क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस फोर प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पर दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। चलिए इससे अभी इधर ही लिखूंगा, ये थोड़ा सा नहीं दिखा। अब देखिए मतलब आई होप यहां तक तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए क्या बन गया, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज 3y स्क्वायर minus 9y minus y plus 3 less than equals to 0. This implies 3y into y minus 3 minus times y minus 3 less than equals to 0. This implies 3y minus 1 into y minus 3 less than equals to 0। ठीक है, यहां से नंबर लाइन प्लॉट करके देख लीजिए, 1/3 ये 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए कौन सा, ये वाला रीजन। तो यहां से क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। ठीक है, तो यहां से हमारा आया y बिलोंग्स टू 1/3 to 3, लेकिन यहां पे हमने पहले ही क्या लिख लिया, y नॉट इक्वल्स टू 1। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 to 3 और एक्सेप्ट 1। ठीक है, अब लेकिन हमें अब फाइनल जो रेंज है उसमें इन दोनों का वैल्यू इंक्लूड करके बताना, y इक्वल्स टू 1 के साथ इस वैल्यू दोनों का यूनियन लेना है। तो जब दोनों का यूनियन लोगे तो फाइनली रेंज y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 to 3। यहां से क्या था, 1 को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है, 1 को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 1 को हटाया लेकिन फाइनली 1 को फिर से ऐड कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन 1/3 to 3। ठीक है, 1 एक्सक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये तो हमने फालतू में ही किया है, 1 को यहाँ हटाया फिर 1 को जोड़ दिया। कई बार ऐसा होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, जब ये ऐसा हटके और फिर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये एक बार हटा दिया और फिर इंक्लूड कर दिया और फाइनली हमारा y आया जो यहाँ आ रहा था। ठीक है, कई एक बार इसीलिए आप लोग ये स्टेप छोड़ना मत, नहीं तो कई बार आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपको क्वेश्चन करते करते पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट करो। हाँ, हर एक स्टेप को ध्यान में रखना है, हर एक स्टेप करना है। ठीक है, y इक्वल्स टू 1 के साथ x का वैल्यू चेक करना है, फिर इधर फाइनली करना है और यहाँ से 1 को निकाल देना है, फिर फाइनली दोनों को जब इंक्लूड किए हो तो उस अब 1 फिर इंक्लूड हो गया तो क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। ठीक है, तो हर एक स्टेप को याद रखना है, हर एक स्टेप अप्लाई करना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ये सोच के स्किप नहीं कर दीजिएगा इस स्टेप को कि बाद में तो फिर जाके इंक्लूड हो ही जाता है। कई एक बार ऐसे डाटा जो होते हैं क्वेश्चन में जिसके कारण ये इंक्लूड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स थर्ड हम कर चुके हैं, अब फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, कि फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे करें। देखिए वही सेम फंडा है फोर्थ को करने का भी, सिर्फ इसमें इतना मेहनत करना है कि फैक्टर फॉर्म में दिए हुए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता था हमारा, क्रॉस। स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y x स्क्वायर प्लस y x इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। उसके बाद हम क्या करते थे, क्वाड्रेटिक बनाते थे एक्स में। तो एक्स में क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स एक्स, और ये 2 इधर आएगा तो प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसका दो पार्ट। पहला, जब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, जब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1 के केस में क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो y इज इक्वल्स टू 1 के केस में आप x का वैल्यू चेक कर लीजिए। ठीक है, जब y इज इक्वल्स टू 1 आप रखोगे तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और 0 इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा। क्या ये कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। यानी कि ये पॉसिबल नहीं, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 हम नहीं रख सकते। y इज इक्वल्स टू 1 y का पॉसिबल वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है इसके लिए 0 माइनस 2 के इक्वल हो जा रहा है, जो कि कभी नहीं हो सकता। यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 हम कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि हर एक स्टेप को चलिएगा। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए जब y नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, जब y 1 के इक्वल नहीं होगा, यहाँ हमने y इक्वल्स टू 1 वाला केस देख लिया। जब ये लीनियर बन रहा था तो y इक्वल्स टू 1 रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब y नॉट इक्वल्स टू 1 तब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तब उस समय हमको क्या करना होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाना होगा। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाओगे तो क्या आएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2 यानी कि 8 टाइम्स y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लगाएंगे और यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इस बार इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए y माइनस 1 को कॉमन कर लीजिए दोनों में से, तो हो जाएगा y माइनस 1 माइनस 8 यानी कि y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 9। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमको चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ से देखिए y का पॉसिबल वैल्यू क्या आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। लेकिन देखिए 9 टू इंफिनिटी, लेकिन देखिए यहाँ से हमें क्या पता है कि y नॉट इक्वल्स टू 1 यानी कि y 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, हमने वही केस लिया है। तो इसमें तो देखिए यहाँ से 1 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन में 1 हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि y नॉट इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पहले ही y नॉट इक्वल्स टू 1 का केस लेके ही हम चले और यहाँ से y इक्वल्स टू 1 को एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो जब इन दोनों को कंबाइन भी करोगे, ठीक है, इनको और इनको, ठीक है, तब भी आप मतलब कि फाइनल सॉल्यूशन देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 को तो यहाँ से हटा देंगे क्योंकि y नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए केस बना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब देखिए अब जब इसको और इसको इंक्लूड करोगे तब भी 1 पे क्लोज ब्रैकेट इस बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू 1 यहाँ से भी हटाया हुआ है, यहाँ से भी इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। तो देखिए इसका रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 9 टू इंफिनिटी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर फिफ्थ पे आते हैं। चलिए आ जाइए फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या, y इक्वल्स टू x प्लस 2। देखिए ये सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन इन सबको कराने के पीछे कुछ रीजन है। ठीक है, मैं तो एक ही करा के बोल देता कि आप इसी तरह सब कर लेना, लेकिन मैं कुछ रिजल्ट से एक करके लिखूंगा। ठीक है, वो ये सब टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वहां से डिफर कर जाएंगे। ठीक है, उन नोट के हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं, उसका भी दिमाग नहीं लगाते। अभी सिर्फ इसका रेंज निकालना है। क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 2
इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर? फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y एक्स स्क्वायर माइनस 4yx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए तो y माइनस टाइम्स 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x को इधर लाइए तो माइनस एक्स को कॉमन कर दीजिए तो 4y प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए फिर दो केस, एक जब ये y इक्वल्स टू 1 हो जाए और दूसरा y नॉट इक्वल्स टू 1। y नॉट इक्वल्स टू 1 के केस में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, और y इक्वल्स टू 1 रखने पे क्या होगा, तो देख लीजिए y इक्वल्स टू 1 तो ये 0, यहां से आ जाएगा माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 2/5 माइनस 5x, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2/5, ठीक है। तो y1 रखने पे x का वैल्यू 2/5 आ रहा है जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1 के लिए x क्या आ रहा है, रियल, तो y इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आइए, y नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक है तो क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस भी था लेकिन स्क्वायर करने पे माइनस खत्म, माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए 16y स्क्वायर, ठीक है, 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8y माइनस 8y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए 8y कैंसिल, कितना आ गया, 16y स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखिए 16y स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो y के कौन से वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन 0 होगा। आप y कुछ भी रखिए ये तो पॉजिटिव ही आएगा, आप y का कोई भी वैल्यू रखिए, 16y स्क्वायर प्लस 9 पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, y बिलोंग्स टू r, हमारे पास रेंज क्या आ गया, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। लेकिन ये कौन सा केस है, y नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए, तो रियल नंबर में से 1 को हटाना होगा, तो क्या बन गया, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब ये केस 1 से हमारा ये सॉल्यूशन है जब क्वाड्रेटिक, और लीनियर से हमारा ये सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्लियर। तो हमारा इस क्वेश्चन का रेंज क्या आ गया, ऑल रियल, ठीक है। अब आते हैं 6th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आइए 6th क्वेश्चन पे आइए, क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। देखिए यहां तक जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था, इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था, इसमें भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं, यहाँ भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं, यहाँ भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से आप अगर देखोगे, ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करके देखोगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एक फैक्टर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू 0, 1 आपका इस फंक्शन के
डोमेन में 0 और 1 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। अब देखिए y को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए जबकि x 1 के इक्वल नहीं है तो x माइनस 1 नॉन जीरो होगा, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए तो ये एक लीनियर अपॉन लीनियर बन गया। ठीक है, तो इसका रेंज तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप लोग तो इसका यहाँ से सीधा बोल दोगे कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट न्यूमरेटर के x के कोफिशिएंट का, सॉरी न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट अपॉन डिनोमिनेटर के x का कोफिशिएंट यानी कि 1। ठीक है, आप लोग तो ये बोल दोगे कि ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए इस फंक्शन का आप डोमेन देखो तो क्या होगा, x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे हमने इसका रेंज निकाल दिया, लेकिन एक चीज आप भूल गए कि इस फंक्शन के डोमेन में 1 भी नहीं है। इस फंक्शन के डोमेन में क्या नहीं है, 1 नहीं है, 0 तो नहीं था और 0 के हमने बिहाफ पे ये निकाल दिया, लेकिन इस फंक्शन के डोमेन में 1 भी नहीं था जिसको कि हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, इतना आप इतना लिख के आ जाओगे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या इसमें आप x इज इक्वल्स टू 1 रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 इस फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं, ओरिजिनल फंक्शन के, तो x इज इक्वल्स टू 1 हम नहीं रख सकते। तो देखिए x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू इसका क्या आ रहा है, -1, तो वो -1 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस फंक्शन में क्या x इज इक्वल्स टू 1 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर जो इसका जो वैल्यू आ रहा है उसको भी आप एक्सक्लूड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 तो इसके डोमेन में है ही नहीं, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड कौन सा, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आ रहा है, -1। ठीक, क्योंकि -1 तो डोमेन में नहीं है, तो -1 जब डोमेन में नहीं है तो x इज इक्वल्स टू 1 जब डोमेन में नहीं है तो x इज इक्वल्स टू 1 पर इसका जो वैल्यू आ रहा है वो भी रेंज में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये केस ठीक है लीनियर अपॉन लीनियर का दिख रहा है, ठीक है बन गया, लेकिन कहां से बना है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके। ठीक है, तो वहां से अब ध्यान रखना कि डोमेन में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, रेंज r माइनस 1 -1। ठीक है, अगर ऐसे निकालना चाहोगे घुमा के तब भी आप निकाल सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करके फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लीनियर वाला दोनों केस लेके अगर आप निकालना चाहते हो, जैसे इनको निकालो तब भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हाँ आप फैक्टर कैंसिल आउट देख लोगे कि फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा रेंज निकालना। हाँ, लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखिए कि सिर्फ इतने ही पे नहीं छोड़ना है, एक और चेक कर लीजिए कि x इज इक्वल्स टू 1 डोमेन में नहीं है, तो यहाँ जो x इज इक्वल्स टू 1 पे जो वैल्यू आ रहा है उसको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो ये डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है इसका ध्यान रखना है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, देखिए स्टूडेंट्स अब कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जिनको स्टडी करते हैं। क्या है, इफ द फंक्शन ऑफ द टाइप, अगर फंक्शन किस टाइप का, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का। देखिए अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का हो, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर हैज नो रियल रूट्स, और उसमें जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, उसका कोई रियल रूट नहीं हो, तो देन द फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड। ठीक है, अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका कोई रियल रूट नहीं हो, ठीक है, तो उस रेशनल फंक्शन का जो रेंज होगा वो बाउंडेड होगा। जैसे देखिए यहाँ डिनोमिनेटर का कोई रियल रूट नहीं है, ठीक है, तो देखिए रेंज क्या आया है, बाउंडेड आया है। बाउंडेड यानी कि मतलब कोई ऐसा इंटरवल जिसको हम डिनोट कर पाए, ठीक है, जिसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जैसा टर्म नहीं आए। ठीक है, बाउंडेड का मतलब जिसमें इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जैसा टर्म नहीं है। ठीक है, अब आइए अगला क्या है, if both roots of the denominator lies between the roots of the numerator or lie exactly one side of both roots of numerator, then range is always bounded। unbounded होगा, यहाँ unbounded कर लीजिए। क्या बोल रहा है कि
अगर दोनों का दोनों रूट, डिनोमिनेटर का जो दोनों का दोनों रूट है, ठीक है, वो न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में हो, या फिर न्यूमरेटर के दोनों रूट के किसी एक तरफ हो, ठीक है, तो उस केस में फंक्शन का रेंज जो होता है वो अनबाउंडेड होता है। जैसे देखिए इसमें माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी दोनों का टर्म आ रहा है, ठीक है, इसका रेंज क्या हो गया, अनबाउंडेड। जैसे क्या बोला मैंने कि डिनोमिनेटर का दोनों रूट न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में हो या एक तरफ हो। जैसे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का जो दोनों रूट है क्या है, -1 और 0 है ना। अच्छा न्यूमरेटर का दोनों रूट क्या है, -2 और 1। तो देखिए न्यूमरेटर के दोनों जो रूट है, ठीक है, उनके बीच में डिनोमिनेटर का दोनों रूट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रेंज अनबाउंडेड होगा। या फिर अगर यही दोनों रूट किसी एक तरफ होते, ठीक है, न्यूमरेटर के दोनों रूट के किसी एक तरफ, राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो उस केस में भी रेंज क्या होता, अनबाउंडेड होता। अब तीसरा क्या है कि इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डिनोमिनेटर इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक, देखिए इसमें भी क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, हम रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने लिखा ना ये क्वाड्रेटिक, या फिर लिख ही लीजिए इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। तीसरा नोट लिखिए, देखिए तीसरा क्या, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डिनोमिनेटर in case of quadratic upon quadratic lies between two roots of numerator then the range of y is all real number। देखिए क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर का एक रूट अगर न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में आ जाए, ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक रूट न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में आ जाए, ठीक है, तो उस केस में उस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए जैसे न्यूमरेटर का रूट क्या क्या है, न्यूमरेटर का रूट यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे हम पांचवी की बात कर रहे हैं ना, न्यूमरेटर का रूट क्या क्या है, देखिए ध्यान से, तो न्यूमरेटर का रूट है आपका 0 और 4, 0 4। डिनोमिनेटर का रूट क्या, सॉरी न्यूमरेटर का रूट क्या है, 1 और -2, 1 और -2, 1 और -2। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर का रूट क्या है, -2 और 1, और डिनोमिनेटर का रूट क्या है, 0 और 4। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो एक रूट है वो न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक रूट न्यूमरेटर के दोनों रूट के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेज में क्या होते हैं, रेंज जो होता है वो ऐसे फंक्शंस का ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। और छठा हमारा स्पेशल केस था, ठीक है, तो उस पर कोई पॉइंट नहीं है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर भी आ जाए, ठीक है, तो रेंज को निकालने का वही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स, और फिर एक केस बनाइए जिसमें क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 हो जा रहा है, और दूसरा जिसमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें 0 के इक्वल नहीं आएगा उसमें d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके रेंज निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दो अच्छे क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट इस सब में पूरा क्लियर हो गया होगा तो वो दो क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। यह दो क्वेश्चन जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, ठीक है। आप इन दोनों क्वेश्चंस को बना के रखेंगे, मैं इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब एक नए फंक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। हेडिंग डालिए, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। देखिए पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ये कैसा होता है, तो सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन जो अलग अलग इंटरवल के लिए उसका डिफिनीशन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे समझिए कि एक ऐसा फंक्शन जैसे दिया हुआ है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1, या फिर फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड 2x फॉर x लेस देन 0, ठीक है।
तो जैसे देखिए ये x के अलग अलग इंटरवल के लिए इस फंक्शन का डिफिनीशन अलग अलग है। जैसे x ग्रेटर देन 0 के लिए y किसके इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 1 के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और 0 से छोटे के लिए अलग फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीस बाय डिफाइंड फंक्शन। जैसे देखिए y इज इक्वल्स टू मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 फॉर x ग्रेटर देन 1, x 2x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस टाइप के। तो देखिए यहाँ भी x के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग फॉर्मूला आ रहा है फंक्शन पे, यानी कि इसको हम बोलेंगे पीस बाय डिफाइंड फंक्शन। अलग अलग टुकड़ों के लिए अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग फॉर्मूला। एक और देख लीजिए, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 बाई 2x। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 3। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 फॉर x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, एंड 2x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो देखिए x ग्रेटर देन 3 के लिए अलग फॉर्मूला, 1 से 3 के बीच में अलग, जब x -1 से 1 तो अलग फॉर्मूला, जब x -1 से छोटा होगा तो अलग फॉर्मूला। तो देखिए अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग डिफाइंड फंक्शन है। तो इसी टाइप्स के फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। मॉड x भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। जैसे y इक्वल्स टू मॉड x को हम क्या लिखते हैं, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, तो मॉड x भी एक आपका पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हुआ। सिग्नम भी आपका एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हुआ। y इक्वल्स टू sgn ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होता है 1, जब x क्या होता है ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होता है 0, एंड x लेस देन 0 पे क्या होता है -1। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अगर मैं किसी अब ग्राफ अगर इसका बनाने का हम कोशिश करें, किसी भी एक काम अगर ग्राफ बनाने का कोशिश करें, ठीक है, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। किसका बना है, चलिए जो भी आप पहले का ही बना लेते हैं, बाकी का आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर पूछ लीजिएगा। जैसे सिग्नम वगैरह का तो मैंने बना के बताया ही है। देखिए सिर्फ अलग अलग इंटरवल के लिए जो फॉर्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाइए। देखिए यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कह रहा है, देखिए इस पे लेस देन इक्वल्स टू लगा दीजिए। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कह रहा है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 पे कितना होगा 1। ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ ग्राफ, क्योंकि देखिए ये क्या y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पैराबोला है। ठीक है, और कैसा पैराबोला, तो ये देखिए 0 पे 1 के इक्वल होगा और उसके बाद ऐसा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इसको अगर इस तरह से आप लिख दो x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, तो स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, ये 1 से स्टार्ट होगा इस तरह से। और x लेस देन 0 के लिए क्या है, ये 2x के इक्वल, फॉर x लेस देन 0 ये क्या हो जाएगा 2x, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया। हाँ, लेकिन 0 यहाँ इंक्लूड है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हॉलो सर्कल दीजिए, यहाँ पे सॉलिड। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को करने के बाद अब हमारा बेसिक्स पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, मैंने जिस दिन फंक्शन स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको पॉज करिए। ठीक है, मैंने कि फंक्शन को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, पहला जो होता है हमारा बेसिक्स, ठीक है, दूसरा ग्राफ्स, और तीसरा प्रॉपर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स एक बात आप लोग समझ लीजिए, बेसिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है, और
और मैंने बोला था कि इसके बाद मैं इस पे आऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको रोक के पहले इस पे आता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं इस पे आ रहा हूं, ठीक है, और देन फिर हम इस पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजन है जो कि मैं ये सब पढ़ाने के बाद बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों मैं इसके बाद यहाँ आऊंगा और इसके बाद फिर यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा आपके लिए पढ़ना, ठीक है, इसके बाद यहाँ आके फिर इस पे लौटना, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अब अगले क्लास में हम प्रॉपर फंक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और होमवर्क के जो 2 क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।